नमस्कार दोस्तों। भाइयों, आज हम आपको अर्थशास्त्र का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब से पहले हम अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की चौथी वीडियो है। इसमें आज जो हमारे मेन है वो है मांग का नियम। मांग का नियम, मांग यानी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम भैया अर्थशास्त्र का बेसिक है। इसमें आपको पहले हम बताते हैं कि मांग क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं मांग की, मांग या डिमांड। अब देखिए, हमारी आम बोलचाल की भाषा और इकोनॉमिक्स की भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है भाइयों। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा की, तो मांग क्या होती है? मांग या जिसे हम बोलते हैं प्रभावी मांग। प्रभावी मांग में 3 चीजें होने आवश्यक हैं। प्रभावी मांग तब मानी जाती है, किसी वस्तु की मांग या प्रभावी मांग तब मानी जाती है जब उस वस्तु को खरीदने की इच्छा हो। पहली जो तत्व है, वो पहला जो एलिमेंट है, वो ये जरूरी है कि किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होना जरूरी है। दूसरी चीज, उस वस्तु को खरीदने के साधन या मुख्य रूप से कह सकते हैं धन होना चाहिए। 2 चीजें हो गई, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन यानी धन भी है, और तीसरा कि उस धन या साधन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। यानी किसी वस्तु की मांग कब मानी जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास साधन भी है और वो यानी धन भी है, और वो उसको खरीदने के लिए उस धन को खर्च करने के लिए तैयार भी है, तो वो उस वस्तु की मांग मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई हमारी इच्छा कर रही है कि भाई हम ये चीज खरीद ले, लेकिन पैसे है नहीं, तो वो हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, सिर्फ इच्छा मानी जाएगी। तो मांग में 3 चीजें आवश्यक होती हैं। वस्तु को खरीदने की इच्छा, खरीदने की इच्छा के बाद उसको खरीदने के लिए पर्याप्त साधन यानी धन होना चाहिए, और उस धन को या साधनों को खर्च करने की तत्परता या उत्सुकता भी होनी चाहिए, तो ही वो हमारी प्रभावी मांग मानी जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद अब आते हैं मांग का नियम। मांग का नियम नॉर्मल चीजें के हिसाब से चला है। मांग का नियम क्या कहता है? सामान्य रूप में बिल्कुल सीधा सा, यदि किसी वस्तु की कीमत यानी कॉस्ट या प्राइस, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, घट जाती है या कम हो जाती है। तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यह भी उल्टा भी, वाइस वर्सा भी ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वस्तु की कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। अब कहेंगे जी ये तो बहुत आसान चीज है, सभी जानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ता है इन चीजों के बारे में। तो पहली चीज देखिए, मांग का नियम क्या है? वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घट जाएगी, पहला नंबर। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यह भी क्लियर हो गया। लेकिन विशेष तौर पर नोट कर लेना भाइयों, इस पर बच्चे गौर नहीं करते, कई बार यह भी उल्टा आ जाता है। यदि वस्तु की मांग बढ़े
वस्तु की मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यह भी ठीक है भाई। वस्तु की मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु की मांग घटने पर वस्तु की कीमत भी घट जाती है भाई। ये नोट करके लिखना। कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत सारे भाई, क्लियर करते हैं। देखिए, मांग का नियम क्या कह रहा था कि मांग और कीमत में उल्टा संबंध है, लेकिन यहां देखें तो मांग बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है। मैंने कहा मांग घटेगी तो कीमत भी घट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनना भाई। इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ध्यान रखना। यदि पहले कीमत में परिवर्तन है तो विपरीत संबंध होगा, और अगर पहले मांग में परिवर्तन है तो सीधा संबंध होगा। कैसे? पहले सवाल में हमने क्या कहा? यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। सपोज कीजिए हम इस पेन को खरीद रहे हैं। मान लिया ये पेन 100 रुपए का आ रहा तो हम खरीद रहे हैं। इसकी डिमांड चल रही है, पूरे देश में 1000 पेन बिक रहे हैं रोजाना। 100 रुपए का पेन है, हजार पेन बिक रहे हैं। अगर इसकी कीमत 500 हो जाएगी तो बहुत सारे सोचेंगे भाई इसकी बजाय अंगुली से लिख लेंगे या नॉर्मल सा मार्कर ले लेंगे या कुछ और कर लेंगे, तो बहुत सारे खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि महंगा हो गया। तो कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। लेकिन कब? पहले कीमत में परिवर्तन हो रहा तो। लेकिन अगर मांग में पहले परिवर्तन हुआ है, ये क्या कह रहा है? वस्तु की मांग बढ़ रही है, पहले मांग बढ़ी है। मांग अगर पहले बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ जाएगी। फिर समझ में आ गया भाई? ठीक है। सपोज कीजिए अभी हमारे देश में मान लिया किसी चीज की डिमांड बढ़ गई। कोई भी चीज उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लिया हमारे देश में कीमत बढ़ती है, मांग बढ़ती है बाइक की, बजाज बाइक। सपोज कीजिए लॉकडाउन खुलने के बाद सपोज करते हैं कि जो बजाज बाइक है लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। इतना हुआ कि पहले लॉकडाउन से पहले मान लिया 1000 बाइक बिकती थी रोजाना, अब एकदम से 5000 बाइक की डिमांड आने लगी रोजाना। अब इसका नतीजा क्या होगा? इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोगों ने सोचा भाई कार महंगी हो गई है, लॉकडाउन की वजह से पैसा है नहीं, तो बाइक खरीदी, और बाइक भी बजाज की खरीद रहे हैं हम मान लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 1000 की बजाय 5000 बाइक डेली चाहिए, तो प्रत्येक शोरूम पर भीड़ लगने लगेगी। तो जो डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि उससे कीमत बढ़ानी शुरू कर देगी कंपनियां, क्योंकि उसे पता है कि अब तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे लोग। ये नहीं खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा, तीसरा खरीदेगा। तो इस तरह से उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया भाई? दूसरी बात, सपोज कीजिए अभी इसी बात पर आ रहे हैं हम। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और फिर हमारे यहां BS4 BS6 वाला सिस्टम भी चल रहा है। तो BS4 वाली बाइक है, मान लिया बजाज बाइक है, और उसकी डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो पता चल रहा कंपनी को उसको बेचना ही बेचना है। तो पता चलेगा जो 70,000 की बाइक बिक रही थी तो कंपनी सोचेगी किसी तरह चाहे 60,000 में बेच दी जाए, लेकिन चली तो जाए, क्योंकि लोग खरीदने को तैयार नहीं है उसको। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी? कीमत घटा देगी। कब? जब मांग कम हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण चीज समझिए फिर से। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, उल्टा संबंध, अगर कीमत में पहले परिवर्तन है तो। लेकिन यदि वस्तु की मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है भाई, सीधा संबंध होता है अगर मांग में पहले परिवर्तन हुआ तो। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद चलते हैं मांग का नियम जो हमने बताया, ये क्या हर जगह पर लगता है या इसके कुछ अपवाद भी हैं? तो अब बात करते हैं मांग का नियम के अपवाद कहां पर हैं, कहां पर यह फेल हो जाता है। पहली बात, यदि वस्तु की भविष्य में कीमत इस चीज से मांग का नियम प्रभावित होता है। वस्तु की भविष्य में कीमत पर में क्या होने वाला है, इस चीज का प्रभाव पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कोई सामान है 1000 रुपए का आ रहा है, कोई वस्तु 1000 रुपए की आ रही है और उसकी मांग है 200 वस्तु रोजाना। ठीक है, 1000 रुपए की वस्तु आ रही है, वो 200 वस्तुओं की मांग हो रही है रोजाना की। ठीक है, अब क्या होता है कि पता चले कि ये अगले 1 महीने बाद ही, ठीक 1 महीने बाद ये जो 1000 की है 1500 में मिलने शुरू हो जाएगी।
तो अब लोग क्या करेंगे, अगर इसका को जल्दी खरीद सकते तो खरीदना शुरू कर देंगे वो। अब 1000 की वस्तु थी, 200 डिमांड हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, दुकानदार को भी पता चल गया, ग्राहकों को भी पता चल गया, तो अगले दिन सभी दुकानदार उसको 1100 में भी बेचेंगे तो भी ये 250 रुपए, 250 की कम से कम डिमांड हो जाएगी, लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, कीमत भी बढ़ेगी तो भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई 1500 तो सस्ती मिल रही है ना अभी भी। दूसरा, अगर वस्तु की कीमत भविष्य में घटने वाली है तो दुकानदार उसको घटाएगा भी, पता चला कि ये 500 में बिकेगी तो अब उसको दुकानदार 900 में भी खरीद बेचेगा, पहले 1000 में बेच रहा तो 900 में बेचेगा तो भी उसकी कीमत घटनी शुरू हो जाएगी, डिमांड घटनी शुरू हो जाएगी भाई। तो मनुष्य वस्तु की भविष्य में कीमत का अगर आकलन हो जाए तो उसका प्रभाव भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में हमारा मांग का नियम फेल हो जाता है, पहली चीज। इसके बाद फैशन भी प्रभावित करता है। फैशन, कोई वस्तु फैशन में है और पता चला कि अगले महीने जो है वो आउटडेटेड होने वाली है, जैसे वही BS4 वाला, अभी पता चल जाए कि भैया BS4 वाले वाहन जो है 2022 से चलने बंद हो जाएंगे, मान लिया गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे, तो BS4 वाले वाहनों को 10% 20% सस्ता भी बेचेगी कंपनी तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 2 साल बाद वो कबाड़ा हो जाएगा। तो आउट ऑफ फैशन होना या फैशन में आना यह भी कीमत को और मांग को प्रभावित करता है, ऐसे में भी मांग का नियम पूरी तरह से काम नहीं करता। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, गिफिन वस्तु यानी गिफिन गुड्स। रॉबर्ट गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए थे, रॉबर्ट गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने बताया कि मांग का नियम लगता है लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें मांग का नियम काम नहीं करता। ठीक है, कैसे? उन्होंने बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी यदि कीमत बढ़े घटे तो मांग भी कम हो जाती है, यानी इसमें उल्टा काम करता है। गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुओं की कीमत घटने पर उनकी मांग घट जाती है, यह याद रखना भाई। ये गिफिन नाम के अर्थशास्त्री ने समझाया था। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं कभी भी, तो इंटरव्यू के लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, गिफिन गुड्स कौन सी होती हैं, गिफिन गुड्स के बारे में बताइए, ऐसा इंटरव्यू में बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है। तो मालूम होना चाहिए आपको गिफिन वस्तुएं। रॉबर्ट गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री थे, इसका कोई पर्टिकुलर उदाहरण नहीं होता भाई, याद रखना। कोई भी वस्तु गिफिन नहीं है और हर वस्तु गिफिन हो सकती है, ठीक है। तो गिफिन नाम के अर्थशास्त्री ने बताया था, इसलिए उनको गिफिन वस्तु ही कहा गया। दूसरा, जो गिफिन वस्तु होती है ज्यादातर निम्न कोटि की, अत्यधिक निम्न कोटि, इंफीरियर टाइप की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें गिफिन गुड्स कहा जाता है। कैसी होती हैं? इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स जो होती हैं या निम्न कोटि की, बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें गिफिन गुड्स भी कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान पर गए और हमें कोई चीज 500 रुपए में मिल रही है और दूसरी दुकान पर जाए वही चीज 200 रुपए में मिले तो शायद हम ना खरीदे उसको। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है कि ये तो हर जगह 500 में मिल रही है, 200 में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे नहीं सर। तो ऐसी स्थिति में वो गिफिन गुड्स की श्रेणी में रखी जा सकती है, ठीक है। अत्यधिक निम्न क्वालिटी की वस्तुएं ज्यादातर ये मान के चलना भाई, ओके। या फिर जो हमारे स्टेटस से जुड़ जाए उसके मामले में भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया भैया हमारा मांग का नियम। अब मांग के नियम में दूसरी चीज आती है, मांग का वक्र जो होता है। मांग वक्र यानी डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, CURVE कर्व। इसमें होता क्या है वो देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब जो मांग का नियम होता है, इसको हम अगर नॉर्मल चीज को हम इसमें ग्राफ में दिखा दें तो वो मांग वक्र हो जाता है, टेबल में दिखा दे तो वो सारणी हो जाती है भाई। टेबल में दिखाएंगे सारणी, और अगर हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें ग्राफ में दिखाते तो वक्र हो जाता है। इधर हम रखते हैं मांग।
वस्तु की मांग, या पूर्ति भी रख सकते हैं, और इधर रखते हैं मूल्य। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास 5 रुपए की एक वस्तु है, यहां पर हमने कीमत ले ली और यहां पर उसकी मांग ले ली। 5 रुपए की जब वस्तु बेची जा रही थी तो उसकी जो मांग थी वो थी भैया 100 वस्तु। जैसे उसकी 6 करी तो ये रहेगी 90, जैसे उसकी कीमत 7 करी ये हो गई 80, और जैसे उसकी 8 करी ये हो गई 60। तो जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ रही है उसकी मांग घटती जा रही है। इसको बोलते हैं हम तालिका, मांग तालिका या सारणी। ओके, लेकिन अगर हम इसको यहां पर दिखाएं तो हम क्या मानते हैं, यहां पर कीमत मान लेते हैं 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए और यहां पर 8 रुपए। ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं 50, 60, ये 70 मान लिया, ये 80, 90 और यहां पर मान लेते हैं हम 100। ठीक है, तो अभी हमारी 5 पर कितनी है, 100। 5 रुपए है तो 100 की कीमत है, यानी कि यहां पर आ रहा है 5 रुपए कीमत है, 100 की मांग है। 6 रुपए पर 90 है, यानी कि इसको अगर हम यहां लाए तो ये यहां बनेगा। 7 पर 80 है, यहां पर आ जाएगा, और 8 पर 60 है, यहां पर आ जाएगा। अब हमने 4 लिया है उदाहरण के लिए, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मांग वक्र बन जाएगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग घट रही है सर। ठीक है, देखिए कीमत ज्यादा मांग कम, यहां पर 60 है। ओके, कीमत कम मांग ज्यादा, ये क्लियर हो गया। तो ये मांग वक्र होता है सर, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। अगर यहां पर पूर्ति भी इसी साइड में ली जाती है, एक्स अक्ष पर मांग और पूर्ति ले जाते हैं, वाई अक्ष पर क्या होता है भैया, आपका मूल्य होता है। तो पूर्ति का उल्टा चलता है भाई, ये पूर्ति वक्र होता है, ये मांग वक्र होता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, मांग वक्र। मांग वक्र का क्या है, मांग वक्र लेफ्ट से राइट झुका हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करना भाई। मांग वक्र बाएं से दाएं, बाएं यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट झुका होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ति वक्र उल्टा चलता है, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं उठा हुआ होता है। भाई याद रखना है, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ज्यादातर भाषाएं लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं इसलिए ये लेफ्ट से राइट ही ज्यादा पूछा जाता है। हो सकता है उल्टा भी पूछ ले, लेकिन ज्यादातर यही चांस होता है। तो मांग वक्र बाएं से दाएं, जिस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं ऐसे लिखते हैं, तो झुका हुआ होगा, और ये बाएं से दाएं उठा हुआ होगा। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक बात और, जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र मिलते हैं, ये पूर्ति वक्र है, ये एससी यानी सप्लाई करो, ये डीसी यानी डिमांड करो। मांग वक्र पूर्ति वक्र जहां पर मिलते हैं तो अर्थशास्त्र कहता है वहीं पर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, कीमत निर्धारण अलग चीज है, लेकिन अभी आप इसको समझिए। जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र मिलते हैं वहीं पर वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है अर्थशास्त्र के हिसाब से। यहां तक क्लियर हो गया। मांग का नियम क्या है, मांग वक्र पूर्ति वक्र कैसे होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक और देखिए सर, अब एक आता मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी या लोच का मतलब क्या होता है। लोच का मतलब लचक। जैसे हम बात करें रबर बैंड, रबर बैंड लचकीला होता है, इसको नहीं मोड़ सकते हम, तो ये इसमें लोच नहीं है, ये बेलोच है। तो मांग की लोच का मतलब क्या है, यदि हम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, अब उसकी मांग में परिवर्तन हो गया तो वो लोचदार है। अगर मांग भी घट रही बढ़ रही है बड़े आराम से तो वो लोचदार है, और अगर नहीं घट रही बढ़ रही तो बेलोच है।
समझ में आ गया ना भाई, क्लियर सी चीज है। सपोज करिए हम मान लिया हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम आराम से मोड़ सकते हैं, फिर वो सीधा हो जाएगी, लचकदार है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो लोचदार है, ठीक है। और अगर हमारे पास बहुत टाइट है, जैसे दीवार है, ये बेलोच है, ठीक है। रबर बैंड है, जो होता है, रबर होती है, ये सब क्या होते हैं, ये लोचदार होती हैं सर। ओके, अब दूसरी बात आते हैं, तो मांग की लोच में भी वही चीज है। अगर हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, कीमत में परिवर्तन करने से उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है तो लोचदार, और नहीं हो रहा तो बेलोच। क्लियर हो गया। तो अब मांग की लोच को हम बोलते हैं ईडी, मैं कैपिटल में लिख देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है भाई, याद रखना है, स्मॉल में लिखा जाता, मैंने कैपिटल में लिख दिया। तो मांग की लोच बोलते हैं इसको हिंदी में। मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या होता है, होता है भाई मांग में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यही है बिल्कुल सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, याद कर लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक की जगह प्रतिशत परिवर्तन भी आ सकता है, मांग में परिवर्तन भी आ सकता है, प्रतिशत भी आ सकता है, या अनुपातिक भी आ सकता है। सबसे अच्छा जो होता है अनुपातिक होता है, प्रतिशत होता है। ओके, इसको हम कहते हैं डेल्टा डी बटे डेल्टा पी, ईडी। ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा डी बटे डेल्टा पी, डी फॉर डिमांड, पी फॉर प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, मैं साइड हो रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट से फ़ायदा नहीं है, आप नोट कर लेना, क्योंकि इतना मैं क्लियर नहीं लिखता जो आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे भाई। अब मांग की लोच में भी मैंने बताया लोचदार भी हो सकती है, बेलोच भी हो सकती है। मांग की लोच क्या होगा, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत हमने 20% बढ़ा दी, ये कीमत हुई, ठीक है। और जो मांग है तो मांग घटेगी भाई, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। कितनी घटी, हो सकता है वो 5% घटे, हो सकता है 10% घटे, हो सकता है 50% घट जाए, तो उसके हिसाब से मांग की लोच होती है भाई, ठीक है। अब देखिए कहां पर ज्यादा घटेगी, कहां पर कम घटेगी। कुछ बहुत आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे हम अति आवश्यक वस्तुएं, अगर अति आवश्यक वस्तु है, मान लिया हमें आटा है, दाल है, नमक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। अभी सपोज कीजिए 20 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, मान लिया, अगर इसके रेट बढ़कर 25 रुपये किलो हो जाए, यानी कि 25% बढ़ जाए, तो क्या लोग गेहूं खाना छोड़ देंगे जो खा रहे हैं? हो सकता है 5% कम हो जाए, 2% घट सकती है डिमांड, लेकिन 25% डिमांड नहीं घटेगी भाई, क्योंकि अति आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसी अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है, यानी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इकाई से कम होती है, यानी बेलोच होती है। याद रख सकते हो, बेलोच भी कह सकते हो या इकाई से कम। पूर्णतया बेलोच नहीं कह रहे, बहुत कम परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरी बात भाई, अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है, और जो हमारे लिए गैर जरूरी है, हमारा सोफा है, टीवी है, एसी है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब हमारी थर्ड स्टेज पर चाहिए हमें, ठीक है। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच, भैया कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो हो सकता है हम मांग में और ज्यादा परिवर्तन कर बैठे, ओके। तो ऐसी स्थिति में अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी इकाई से अधिक होती है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी कि 20% कीमत बढ़ी, मांग 20% कम हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप मैं बता चुका हूं, इकाई से कम, यानी कि 20% कीमत बढ़ी, 5% मांग में कमी हुई है, तो इसका मतलब वो आवश्यक वस्तु है। नॉर्मल वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इकाई के बराबर का मतलब 20% कीमत बढ़ी, 20% ही मांग घट गई, ये है मांग की लोच इकाई के बराबर।
लेकिन अगर 20% कीमत बढ़ने पर और कीमत घट जाए 40, मांग घट जाए 40% या 50%, तो इसको बोलते हैं इकाई से अधिक होना। कुछ वस्तुएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक नहीं होती या आवश्यक भी नहीं होती, शौक के रूप में हम खरीद रहे हैं, तो उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है भाई। यहां भी क्लियर हो गया होगा मांग की लोच। अब मांग की लोच कितने तरह की हो गई? इकाई, इकाई से अधिक, इकाई से कम। ओके, 3 तरह की मुख्य होती है, लेकिन वैसे 5 तरह की बात होती है। मांग की लोच होती है, फर्स्ट होती है पूर्णतया बेलोच। पूर्णतया बेलोच मांग। दूसरी बेलोचदार, जिसमें कोई लोच ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं है, बेलोच है लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है, लोचदार। ठीक है, इसके बाद इकाई से अधिक, अधिक लोचदार कह सकते हो आप, और पूर्ण तरह लोचदार भी हो सकता है। ये ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, लेकिन आपको बस 3 पर ध्यान रखना है, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और इकाई से कम। अब इसके बाद अगर 1 सवाल 2 सवाल और बनते हैं भाई, वो क्या बनते हैं उनको देखते हैं कि पूर्णतया बेलोच, याद रखना ये काल्पनिक है। पूर्णतया बेलोच मांग जो होती है, मांग की लोच होती है, उसमें मांग वक्र कैसा बनता है भाई, ये सवाल बन जाता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग में की स्थिति में मांग वक्र कैसा बनता है? पहली बात यह याद रखना, पूर्णतया बेलोच हो ही नहीं सकता। जीवन रक्षक जो वस्तुएं होती हैं वो बेलोच हो सकती हैं, लेकिन पूर्णतया बेलोच नहीं हो सकती। जैसे पानी है, हमें पानी पीना ही पीना है, जीवित रहना तो पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या होगा, मान लिया पानी का कोई साधन नहीं है, खरीद रहे हैं, 1 रुपए का 1 लीटर आरा खरीद रहे हैं, 2 कारा खरीद रहे हैं, 10 कारा खरीद रहे हैं, 20 कारा खरीद रहे हैं, लेकिन अगर वही 100 रुपए लीटर पानी मिलने लगेगा पीने का, तो हो सकता है कुछ लोग जिनके पास कोई साधन ही नहीं है, अब चाहे जीवित रहे या मरे, लेकिन खरीद नहीं सकते, तो हो सकता वो कुछ लोग पानी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब 100 में भी खरीद लिया, 200 में नहीं खरीद पाएंगे, 200 में खरीद लिया, 1000 में नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब एक स्थिति तो ये आनी है कि जहां पर वस्तु की मांग छोड़नी पड़ेगी हमें। समझ में आ गया ना? तो पूर्णतया बेलोच काल्पनिक स्थिति है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है? पूर्णतया बेलोच का मतलब, अभी देखिए हमने इधर क्या माना था? मूल्य, और इधर माननी थी हमने मांग। अब सपोज कीजिए किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए है और उसकी मांग है 15 रुपए, 15 वस्तु यहां पर मांग है, उसका मूल्य हो गया 10 रुपए, अभी भी वो 15 है। उसका मूल्य हो गया 15 रुपए, अभी भी 15 की डिमांड है। उसका मूल्य हो गया 20 रुपए, अभी भी 15 की डिमांड है। तो मांग वक्र कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो पूर्णतया बेलोच मांग की स्थिति में मांग वक्र ये बनता है भाई। पूर्णतया बेलोच में कैसा बनता है? ऐसा बनता है। और ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। तो पूर्णतया बेलोच में वाई अक्ष के समांतर पूर्णतया बेलोच मांग में मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। क्यों? क्योंकि कीमत कितनी भी बढ़ लो, कितनी भी घट लो, उसकी जो डिमांड है वो फिक्स है, जो कि संभव नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, काल्पनिक है। लेकिन मांग वक्र ऐसा बनता, तो आपसे सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है, पूर्णतया बेलोच दार वस्तु होने पर उसमें जो मांग वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा? एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, या और कई सारे बना देगा, वो ऑप्शन दे देगा। तो वाई अक्ष के समांतर होता है। ठीक है। दूसरा, अगर पूर्णतया लोचदार है, पूर्णतया लोचदार का मतलब क्या है? पूर्णतया लोचदार भी एक काल्पनिक स्थिति है कि भैया कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर मांग अपने आप भागी जा रही है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया बहुत तेजी से, तो वो भी उसमें क्या होता है? कीमत फिक्स है। मान लिया 10 रुपए की वस्तु है और पहले मांग थी 5, फिर हुई 10, फिर हुई 15, फिर हुई 20, तो उसमें ये बनेगा सर। तो पूर्णतया लोचदार, जबकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग लगातार बढ़ी जा रही है बहुत तेजी से, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, और ये एक्स अक्ष के समांतर बनता है। मांग वक्र। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो
मांग की लोच के वक्र भी समझ में आ गए, मांग की लोच भी समझ में आ गई। इसके बाद एक होता है मांग की आड़ी लोच। आड़ी यानी तिरछी, मांग की आड़ी लोच या मांग की तिरछी लोच। मूर नाम के एक अर्थशास्त्री हुए थे जिन्होंने इसको बताया। मूर, आड़ी लोच का सिद्धांत किसने दिया? मूर ने दिया। नोट कर सकते हैं, आड़ी लोच का सिद्धांत मूर नाम के अर्थशास्त्री ने दिया। इन्होंने बताया क्या कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है x, एक है y। हम x की कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं और y की मांग प्रभावित हो रही है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दूसरी वस्तु की मांग अगर प्रभावित होती है तो इस स्थिति को बोलते हैं मांग की आड़ी लोच। क्लियर हो गया भाई? अब मांग की आड़ी लोच समझ में आ गया होगा। एक वस्तु है कोई, दूसरी वस्तु की अक्ष मत देख लेना, हम अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो x और y वस्तु की जगह वस्तु A और वस्तु B लिख लेते हैं। कभी आप x और y अक्ष समझो तो A वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से B वस्तु की मांग अगर प्रभावित हो तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे A वस्तु की कीमत तो A वस्तु की मांग, B वस्तु की कीमत तो B वस्तु की मांग। अब आ जाते हैं A की कीमत B की मांग। ऐसा कब स्थिति में होता है? तो देखिए, पहला स्थिति है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट। स्थानापन्न वस्तु, ठीक है। अब स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है? ऐसी वस्तु जो एक वस्तु दूसरी वस्तु का स्थान ले सकती है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में जब एक खिलाड़ी की जगह को थोड़ी विश्राम चाहिए तो इसकी जगह दूसरे फील्डर को बुला लिया जाता है, देखा होगा आपने। जैसे कि मान लिया 11 खिलाड़ी हैं, वो खेल रहे हैं, अब जो 12वां एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है उसको बुला लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो जो एक का स्थान दूसरा ले सकता है उसे स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट वस्तु बोलते हैं। जैसे कि चाय और कॉफी, उदाहरण लिख लेना भाई। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है चाय, कॉफी, पेन, पेंसिल, और जूता, चप्पल। ठीक है। देखिए सर, चाय की जगह कॉफी यूज की जा सकती है, कॉफी की जगह चाय यूज की जा सकती है, दोनों लगभग सेम काम करती हैं। पेन और पेंसिल, हम HB पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, बॉल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों का प्रयोग लिखने में किया जा सकता है। और जूते भी पहने जा सकते हैं या चप्पल भी पहने जा सकती है। तो ये एक की जगह दूसरे, जूते नहीं है तो चलो चप्पल से काम चला लेंगे, ठीक है। पेन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज पेंसिल से लिख लेते हैं, हमें तो नोट ही तो करना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, ये स्थानापन्न वस्तु है। अब इसमें नियम क्या बनता है सर? इसमें नियम बनता है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ रही है। नोट कर लेना भाई, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ रही है। कैसे? उदाहरण समझते हैं सर। देखिए, हमने अभी कोई दो उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास एक पेन है और इसकी कीमत है ठीक है, पेन की कीमत, पेन की मांग और पेंसिल की मांग। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। हम चार चीज ले रहे हैं। अब याद रखना, इसमें हमने पेन की कीमत में परिवर्तन करेंगे। पेंसिल की कीमत मान लिया फिक्स है 5 रुपये। 5 रुपये की पेंसिल आ रही है, ठीक है। 2 की, 4 की, 5 की जो भी आ रही है उसको छोड़िए, 5 मान लिया हमने।
हम बात पेन की कीमत की बात कर रहे हैं। तो मान लिया पेन की कीमत है 10 रुपये, पेंसिल की कीमत 5 रुपये है। अब जहां पर पेन चाहिए पेन ही यूज किया जाएगा, जहां पेंसिल चाहिए वहां पेंसिल ही यूज की जाएगी, और जो रफ वर्क है जहां पर कुछ भी कर सकते हैं हम, वहां पर हम जनरली पेन ही यूज करते हैं ज़्यादातर जगह पर। तो ऐसी स्थिति में पेन की कीमत 10 रुपया है, तो पेन की मांग मान लिया रोजाना 100 पेन की मांग है, और पेंसिल की मांग है 80 रोजाना। ठीक है, अब क्या होता है कि पेन की कीमत होगी 15 रुपये, यानी महंगा हो गया। अब जो बहुत सारे लोग हैं वो सोचेंगे यार पेन थोड़ा महंगा हो गया है, कुछ काम ऐसे भी तो जहां पेन भी यूज कर सकते हैं पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 10 लोग पेन छोड़कर पेंसिल यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर 15 से बढ़कर ये 50 रुपए का पेन हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 5 गुना रेट बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में पता चलेगा अब बहुत जरूरी है तो पेन यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी का मतलब है कि 20 लोग या 20% पेन यूज होगा, बाकी जो है 160 जो है पेंसिल से काम चलेगा। क्लियर है भाई? और अगर सपोज कीजिए यही पेन 1000 रुपए का हो गया, हर पेन की कीमत 1000 है, तो अब क्या होगा, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए पेन का यूज होगा, मालूम है ना। तो ऐसी स्थिति में पता चला जी 2 पेन बिक रहे हैं, बाकी 178 तो पेंसिल ही बिक रही है। तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है, पेंसिल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। किसकी कीमत बढ़ रही है, पेन की। पेन की कीमत बढ़ने से पेंसिल की मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पेन की स्थानापन्न वस्तु पेंसिल है। तो हमने क्या बताया, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया? स्थानापन्न वस्तु आपका क्लियर। दूसरा आता है भैया पूरक वस्तु। मांग की आड़ी लोच का दूसरा ऑप्शन होता है पूरक वस्तु। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, वो सब्स्टिट्यूट था, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री वस्तुएं या एक साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तु का मतलब जो एक के साथ दूसरी प्रयोग की जाती है, ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के साथ किया जाता है, तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे वहां पर जूते का जो था स्थानापन्न थी चप्पल, लेकिन जूते की पूरक है जुर्राब यानी मोजे। ठीक है, जूते की जुर्राब। ओके, ठीक है। दूसरा बाइक ले लेते हैं कार की बजाय। बाइक के साथ पेट्रोल, जूते जुर्राब बाइक पेट्रोल एक दूसरे की पूरक वस्तुएं। ठीक है, इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है भाई, सवाल समझ में आ गया होगा। पूरक वस्तु, किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो उसकी पूरक वस्तु की मांग घटती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो उसकी पूरक वस्तु की मांग घटती है भाई। ये क्या हो गया, देखते हैं सर। सपोज कीजिए जूते की कीमत बढ़ गई, तो जूते की कीमत बढ़ने पर सीधा सा बात है कि जूते कम खरीदे जाएंगे, लोग जूते कम खरीदेंगे। अब जब जूते कम खरीदेंगे तो जुर्राब भी तो कम खरीदेंगे ना लोग। क्लियर हो गया। अगर बाइक की कीमत बढ़ती है तो बाइक कम खरीदी जाएगी, और अगर बाइक कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी क्या करेंगे फिर हम, तो पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। बाइक की डिमांड घटने से पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी। तो इसको ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, पूरक वस्तुएं भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये था मांग का नियम, मांग की लोच, मांग की आड़ी लोच, इस सब के बारे में हमने आपको बताया। देखिए भाई, क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र होता है ये बहुत डीप होता है, बहुत गहराई होती है छोटी छोटी बातों में। जो हमें लगता है कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ दे रखी है, उसमें भी बहुत गहराई होती है। तो इसको समझना ही पड़ता भाई। ठीक है, आज क्योंकि हम एक ही टॉपिक को क्लियर करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो आज हमने सिर्फ मांग का नियम और मांग की लोच पर फोकस किया भाई। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों। उससे पहले भाई एक बात और, कि
वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे आप।